बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एनारोबिक बैक्टीरिया पढ़ेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया देखें, याद रखें कि ये जो है ऑक्सीजन के बगैर एनारोबिक नो ऑक्सीजन में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये बेटर ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बेटर ग्रो कर पाते हैं, तो यानी कि ये है कि कितनी ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है कि जिसको हम एनारोबिक इन्वायरमेंट कह सकें। तो उसका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है ना, याद रखें, उसका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो कि एटमॉस्फेयर में अगर 20% ऑक्सीजन हो, तो 20% ऑक्सीजन से लेस हो तो हम उस इन्वायरमेंट को एनारोबिक इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो पहली बात याद रखें कि जो एनारोबिक इन्वायरमेंट होता है वो कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 20% से कम हो, उसको हम एनारोबिक इन्वायरमेंट कहते हैं। याद रखें, एनारोबिक जो बैक्टीरिया है ये इस कट ऑफ वैल्यू से कम पे ग्रो करेंगे। अगर कोई बैक्टीरिया 20% से ज़्यादा पे ग्रो कर रहा है, यानी 20% ऑक्सीजन से ज़्यादा पे ग्रो कर रहा है, उसको हम एनारोब नहीं कहेंगे। ठीक है, पहली बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये याद रखें, ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनस का क्या मतलब है? हेट्रोजेनस का मतलब है कि इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया शामिल है। इसमें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में से भी कुछ लेके आते हैं, इसमें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में से भी कुछ लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरह फिर एच मतलब हेट्रोजेनस ग्रुप। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि एनारोबिक बैक्टीरिया एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। ठीक है, तो इसी तरह ग्राम पॉजिटिव फिर रॉड्स में से फिर लेके आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिल वो जो कोकाई से लेके आते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम नेगेटिव कोकाई, इन सब में से इन सब में से वो बैक्टीरिया जो कि लेस देन 20% में, यानी कि देखें रेंज है 0 से लेके 20%। ठीक है, इस बीच में जो ग्रो करेगा उसको हम एनारोब बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब बैक्टीरिया का जो लाजमी नहीं है कि ये सारे के सारे 20% पे ग्रो करें। कुछ ऐसे हैं जो 20% पे ग्रो करते हैं, उनको लाके हमने इस ग्रुप में डाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो 0.02% पे ग्रो करते हैं, उनको भी हमने लाके इसमें डाल दिया। तो इन बिटवीन दिस रेंज जो भी ग्रो करेगा उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव हो, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव रॉड हो, कोकाई हो, ग्राम नेगेटिव रॉड हो, कोकाई हो, उन सबको लाके हमने एक ग्रुप बनाया है, उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, और ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है। ठीक है, तो ठीक है ना। अब देखें रीज़न क्या है कि ये जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये बैक्टीरिया मर जाते हैं या फिर ग्रोथ कम होती है, तो क्यों ऐसा होता है? इसकी ख़ास रीज़न है। देखें, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं इनके अंदर दो चीज़ें नहीं होती, या नहीं होती, या तो कम होती हैं या नहीं होती। माइनस का मतलब नहीं होती, या तो कम होती हैं या नहीं होती। एक है कैटालेस जो इनमें नहीं होता, इन बैक्टीरिया में। दूसरा है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, SOD। ठीक है ना, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इनमें नहीं होता। अब अगर ये बैक्टीरिया ड्यूरिंग ग्रोथ या एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान क्या बनेगा, इनका पेरोक्साइड बनेगा और सुपर ऑक्साइड निकल आ गया। ठीक है ना, अगर ये दोनों निकल आ गए तो इस पेरोक्साइड, ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, इस पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए इनके पास कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं होते, क्योंकि कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का फंक्शन ही यही होता है कि आपने देखा होगा, कैटालेस जो है H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक है, अगर इधर कैटालेस हो,
कैटालेस एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, और सुपर ऑक्साइड भी फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो कैटालेस का क्या रिएक्शन फंक्शन होता है? कैटालेस बॉडी में जब रिएक्शन होती है जब पेरोक्साइड के साथ, तो पेरोक्साइड को ये वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। इसी तरह सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज भी सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। अब यहाँ एक बात जहन में रखें कि आपने अपने जहन में ये नहीं लेना कि कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इसमें सिर्फ एब्सेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, होते भी हैं कुछ में। फिर कुछ बैक्टीरिया, मैंने कहा था ना ये हेट्रोजेनस बैक्टीरिया है, ग्रुप है एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैटालेस होता है लेकिन कम होता है। फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास एरिगोनोजा में स्यूडोमोनास जो है ना, ये कैटालेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है लेकिन काफ़ी नहीं होता वो कैटालेस, ठीक है। एक तो ये बात हो गई कि इसमें कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं होते, जिनकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स हैं इनको ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। दूसरी वजह क्या है कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम रीजंस पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रोथ क्यों नहीं होती, मर क्यों जाते हैं ये, या फिर इनकी ग्रोथ कम क्यों होती है, ठीक है। पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया, कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का एब्सेंस या डेफिशिएंसी मतलब कम मिकदार में होना, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें देखें जब ऑक्सीजन होती है तो ये ऑक्सीडेशन कराती है किसकी, जो इनके ऊपर जो अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, इनके सल्फा हाइड्रिल ग्रुप की जब इसकी ऑक्सीडेशन कराती है ना, तो सल्फा हाइड्रिल हो गया गायब। ये बैक्टीरिया दोबारा उस सल्फा हाइड्रिल को रीजनरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या तो कम ग्रो करता है या फिर मर जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है जो है रीज़न है कि एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्यों ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी जो है ना, इसकी एक मैं कॉमेडी मूवी का एक सीन दिखाता हूँ, उससे आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अब ये देखें, ये मूवी है कॉमेडी मूवी जिसमें बाबू भैया जो है रजपाल यादव के साथ कुछ कर रहा है। ये देखें, उसने तो चट्टी पहनी तो इसमें आपको क्या, लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चट्टी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करें, चट्टी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोर्ड पे चट्टी सुखाने को रखी थी, बोर्ड गई चट्टी गई। हाँ तो पहले चट्टी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोर्ड फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि वो कहते हैं कि कुछ और छूट गया, यानी कि उसकी लड़ाई करने आए हैं बाबू भैया और रजपाल यादव। तो वो कहते हैं कि कुछ और छूट गया, मतलब यानी कि पेशाब छूट गया, तो इसके पास चड्डी नहीं है रोकने के लिए। तो यही मिसाल इधर भी है कि अगर हाइपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड अगर बन गया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो उसको रोकने के लिए कैटालेस और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नहीं होता। ये मेन रीज़न है कि वाई एनारोबिक बैक्टीरिया डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, अब हम देखें एनारोबिक बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं। अब इधर मैंने ये भी कहा कि इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया मौजूद जमा हुए हैं, इसलिए हम इसको हेट्रोजेनस कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बेयरली ग्रो एट 20% ऑक्सीजन, कुछ ऐसे हैं जो ओनली ग्रो एट 0.02% ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको क्लासिफाई करने के लिए हम एक निमोनिक लेते हैं। निमोनिक है फॉर्म, ठीक है, FOAM। निमोनिक क्या है, ठीक है, फॉर्म से हम क्या लेंगे, F से फैकल्टेटिव एनारोब्स, O से ऑब्लिगेट एरोब्स, O से ऑब्लिगेट एनारोब्स, A से एरो टॉलरेंट एनारोब्स, M से माइक्रो एरोफिलिक एनारोब्स, ठीक है। ये सारी जो है इसकी निमोनिक है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। एनारोबिक को मैं AA लिखता हूँ, सही है। ठीक है, तो ये देखें ऑब्लिगेट एरोब्स, याद रखें यहाँ पे एनारोब्स नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिगेट एरोब्स है, ठीक है। अच्छा, इस कॉर्नर पे फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स है,
ठीक है। इसी तरह फिर ये क्यों है, एरोब्स क्यों है, मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। फैकल्टेटिव एनारोब्स, एरो टॉलरेंट एनारोब्स, माइक्रो एरोफिलिक एनारोब्स, ठीक है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे, जब हम ग्रुप को डिस्कस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इनमें से ओब्लिगेट एरोब्स, क्योंकि देखें 20% ये यूज़ करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ से इस तरफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये ओब्लिगेट एरोब से आपने कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि देखें इसका ओब्लिगेट एरोब का जो एग्जाम्पल है वो है सूडोमोनास एरुगिनोसा, ठीक है, एरुगिनोसा, याद रखें। अब ओब्लिगेट एरोब का क्या इसकी डेफिनेशन है, इनको क्यों कहते हैं ओब्लिगेट एरोब, क्योंकि ये 20% फिक्स 20% ऑक्सीजन पे ये ग्रो करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था, रेंज इसकी क्या बताई थी, 0 से लेके 20% तक, ठीक है, जो भी ग्रो करेगा उसको हमने एनारोबिक कहा था। तो 20% देखिए, फिक्स 20%, अगर 19 भी हो, उससे कम हो, तो सूडोमोनास एरुगिनोसा ग्रो नहीं करता, इसलिए ये एरोब्स जैसा बिहेव करता है, इसलिए हमने ओब्लिगेट एरोब में रख दिया, ठीक है। अब फैकल्टेटिव एनारोब कौन है, फैकल्टेटिव एनारोब की मिसाल ले लो, इकोलाई, ठीक है, इकोलाई एक फैकल्टेटिव एनारोब है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम एनारोब्स लिखते जाएंगे, ये देखें एनारोब लिखा हुआ है मैंने, एनारोब, ठीक है, ठीक है ना। अब इकोलाई को फैकल्टेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की ज़्यादती दोनों सिचुएशंस में इक्वली ग्रो करते हैं, इसलिए इनको फैकल्टेटिव ये कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है तो ठीक है, चलो हम ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ग्रो करते हैं, ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गए इकोलाई। अब एरो टॉलरेंट जो एनारोब्स हैं, ये कौन से, क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, देखें इसकी मिसाल है क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम। अच्छा, टू सम एक्सटेंट ये ग्रो करते हैं, बट मल्टीप्लाई मच मोर रैपिडली इन लोअर ऑक्सीजन कंसनट्रेशंस, यानी ऑक्सीजन ठीक है तो सम एक्सटेंट तक ये ग्रो करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम है तो इनकी बेटर ग्रोथ होती है, ये एरो टॉलरेंट है, यानी कि टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजन की कमी में भी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी में सम एक्सटेंट तक ये ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये सम एक्सटेंट तक ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन की कमी है तो ये बेटर ग्रोथ होगी एरो टॉलरेंट एनारोब्स की, याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास है क्या है, माइक्रो एरोफिलिक एनारोब्स। माइक्रो एरोफिलिक एनारोब्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, ठीक है, कैम्फाइलोबैक्टर के बारे में याद रखें, ऑक्सीडेज पॉजिटिव कर्व्ड रॉड है ये, ठीक है, और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गुलियन-बार सिंड्रोम कराता है कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ 20% ऑक्सीजन थी, यहाँ से इस तरफ ऑक्सीजन कम होती जा रही है, देखें ये 20% ऑक्सीजन थी, ठीक है, फैकल्टेटिव में फिर बराबर हो गई, एरो टॉलरेंट में फिर ऑक्सीजन की कमी यानी कि एनारोबिक एनवायरनमेंट ज़्यादा डोमिनेट करने लगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये थोड़ी सी ग्रोथ करते हैं, कम ऑक्सीजन में ये बेटर ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ 5% ऑक्सीजन में ये ग्रो करता है कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी के अलावा एक और ख़ास बात है, वो ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड 10% कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में भी बेटर ग्रो कर, 5% ऑक्सीजन हो 10% कार्बन डाइऑक्साइड हो तो इसके बल्ले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी। इस ग्रुप में माइक्रो एरोफिलिक जो एनारोब्स हैं इसमें एच पाइलोरी भी आता है, ठीक है, और बोरेलिया बर्गडोर्फेरी भी आता है, अच्छा, याद रखें एक और बात कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने की जो प्रॉपर्टी है ना कैम्फाइलोबैक्टर जेजुनी की, इसकी वजह से इसको कैप्नोफिलिक, आपने पढ़ा ना कैप्नी, हाइपर कैप्निया वगैरह, ठीक है। तो कैप्नोफिलिक मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड को लव करता है, फिलिक मतलब लव करना, ठीक है। तो ये हो गया, देखें ऑक्सीजन को और कम करते हैं यहाँ इस तरफ, तो क्या बनता है हमारे पास ओब्लिगेट एनारोब बनता है, ओब्लिगेट एनारोब्स की हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है बैक्टीरियोइड्स,
बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, जिसको बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस बोलते हैं। और दूसरा क्या है, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजिस, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजिस। ये 2 मेन एग्जांपल्स हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स की, ठीक है। ठीक है ना। ऑब्लिगेट एनारोब्स याद रखें, इनको 0% यानी एब्सेंट ऑक्सीजन चाहिए, 0% ऑक्सीजन या फिर एब्सेंट ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। सही है। तो याद रखें, एक और बात याद रखें, एक पॉइंट कि जो कुछ जो एनारोब्स है ना, दे यूज़ नाइट्रोजन एज फाइनल इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं रादर देन ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी सी क्लासिफिकेशन हो गई एनारोबिक बैक्टीरिया की, स्टार्टिंग फ्रॉम द, देखें, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, एरो टॉलरेंट, माइक्रो एरोफिलिक और ऑब्लिगेट एनारोब्स। इनको मैंने इस फॉर्म के निमोनिक के हिसाब से नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि यहाँ से हमारा हाईएस्ट ऑक्सीजन और यहाँ से हमारा लोवेस्ट ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो आपने ये फॉर्म का निमोनिक ऐसे याद रखना है, इस ग्रुप को नेम्स को याद रखने के लिए। कैसे, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, एरोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक, ठीक है, एरो टॉलरेंट, माइक्रो एरोफिलिक करके आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखें, हम साइड्स देखते हैं। साइड्स देखें, वो कौन सी जगह हैं बॉडी में जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी का वो टिश्यूज़ जहाँ की ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, बायोकेमिस्ट्री की ज़बान में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को EH से डिनोट करते हैं, उनकी लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होना, उन जगहों में एनारोब सही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल पेरियोडोंटल पॉकेट्स, डेंटल प्लेक्स के नीचे, ठीक है, इसी तरह फिर कोलोन में, ठीक है, इन जगहों पे जो है ये जो एनारोब से अच्छा ग्रो करते हैं। कोलोन में आपने देखा होगा बैक्टीरियोइडीज बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह क्रश इंजरी हो, कहीं भी क्रश इंजरी हो पेशेंट को, तो उस जगह में ना वेस्कुलर सप्लाई की कट ऑफ की वजह से, इंजरी की वजह से जो डिवाइटलाइज टिश्यू है, डिवाइटलाइज टिश्यू में क्या होती है, ऑक्सीजन, जब वेसल ख़राब होती है, कोई भी आर्टरी कैपिलरी ख़राब होती है तो ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी इस जगह में कम होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है क्रश इंजरीज में, और जहाँ पे फिर ये एनारोब्स, इस फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम परफरिंजिस, ये ग्रो करते हैं। ये देखें, क्लोस्ट्रीडियम का ग्रुप जो है, ये पूरे का पूरा क्लोस्ट्रीडियम जो है वो मैंने ऑब्लिगेट एनारोब्स में डाला हुआ था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इनकी साइड्स और स्पेशली क्रश इंजरीज़ में ये क्यों ग्रो करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एनारोब्स ऑफ मेडिकल इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। देखें, जो एनारोब्स ऑफ मेडिकल इंटरेस्ट है ना, उनको हमने, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, यहाँ से हर तरफ से उन बैक्टीरिया को लिया गया है जिनकी ग्रोथ 0 से 20% ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे होती है, ठीक है। तो इसमें ग्राम पॉजिटिव से भी हम लेके आते हैं, ग्राम नेगेटिव से भी हम लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एनारोब्स ऑफ मेडिकल इंटरेस्ट में ग्राम पॉजिटिव से जो लेके आए हैं उनको देखेंगे, फिर ग्राम नेगेटिव से जो लेके आए हैं उनको देखेंगे। अब डेफिनेटली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एलोगरिथम आपने पढ़ा है, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अब देखें, ग्राम पॉजिटिव को हमने रॉड्स में डिवाइड किया, ठीक है, फिर कोकाई हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह जो ग्राम नेगेटिव को भी रॉड्स और कोकाई में डिवाइड किया, ठीक है, रॉड्स और कोकाई में डिवाइड किया। अब रॉड्स के अंदर फिर स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है, स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग। कोकाई में कुछ भी नहीं है, कोकाई में हम ये स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग नहीं करते, कोकाई नॉन स्पोर फार्मिंग ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है, एक बात याद रखें। अच्छा, अब स्पोर फार्मिंग रॉड्स जो कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है, उसमें हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, अच्छा, ठीक है, सो क्लोस्ट्रीडियम हैं सारे, क्लोस्ट्रीडिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर नॉन स्पोर फॉर्मिंग में देखें, प्रोपियानी बैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस, बिफिडोबैक्टीरियम, यूबैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा, फिर कोकाई की बात करें, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस,
पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोकोकस, ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हैं। अब हम ग्राम नेगेटिव की तरफ आते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। देखें नॉन स्पोर फॉर्मिंग NSF लिखता हूँ, ठीक है। देखें स्पोर फार्मिंग जो ग्राम नेगेटिव रॉड कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, नॉन स्पोर फार्मिंग में बैक्टीरियाइड्स एंड फ्यूजोबैक्टीरियम, ये हमारे कोलोन के जो नॉर्मल फ्लोरा में आते हैं, ठीक है। कौन से? बैक्टीरियाइड्स फ्रेजिलिस और फ्यूजोबैक्टीरियम, ठीक है। अच्छा, फिर ग्राम नेगेटिव कोकाई का मैंने कहा कि स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग हम डिवाइड नहीं करते, होते ही नॉन स्पोर फार्मिंग है। तो इसमें विलोनीला हमारे पास एक बैक्टीरिया आता है। तो ये हमारे पास एनारोब्स ऑफ मेडिकल इंटरेस्ट है। वैसे एनारोब्स बहुत से हैं लेकिन वो हमारे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, मेडिकल से, ठीक है ना। आप देखें कि ये जो एनारोब्स हैं ये क्या क्लिनिकल इन्फेक्शंस कराते हैं, CI क्लिनिकल इन्फेक्शंस कराते हैं। देखें कि ये जितने भी एनारोब्स हैं ना वो पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा है। हमारे नॉर्मल फ्लोरा में ये होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा में होने का मतलब ये है कि ये अपनी जिस साइट में हो जब तक रहते हैं ना, जैसा कि मैंने इधर साइट्स बताया आपको, पेरियोडोंटल पैकेट, डेंटल प्लेक, कोलोन वगैरह में, जब तक ये अपनी नॉर्मल साइट पे होते हैं ना ये डिजीज़ कॉज नहीं करते। जैसे ही ये अपनी साइट छोड़ के कहीं और चले जाते हैं ना बॉडी के किसी और हिस्से में, तो ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखें मेडिकल लाइफ में हमेशा आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। एक्सेप्शंस क्या हैं? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस। अब देखें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल में पाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई भी सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस फिर सॉइल में भी और हमारी कोलोन में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस आपने याद रखने हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि जो एनारोब्स हैं, एनारोब्स के जो मेंबर्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, डिजीज़ को डिजीज़ में DX लिखता हूँ, ठीक है ना। इसकी एक ख़ास कैरेक्टर होता है। इसका वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो कैरेक्टरिस्टिक इसका एब्सेस होती है। ये एब्सेस बनाते हैं, एब्सेस मतलब पस, ठीक है। अब ये एब्सेस कहाँ कहाँ बनाते हैं? ये एब्सेस ब्रेन में बना सकते हैं, ये एब्सेस लंग्स में बना सकते हैं, ये एब्सेस बिलियरी ट्रैक्ट यानी लीवर, कॉमन बाइल डक्ट, अच्छा ठीक है, सिस्टिक डक्ट, इन जगहों पे ये बना सकते हैं। बिलियरी ट्रैक्ट या फिर बिलियरी ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह FGT फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ये बना सकते हैं। इसी तरह इंट्रा एब्डोमिनल साइड्स में, पेट के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर या बाहर कहीं भी पेट के अंदर यानी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे पीछे जितना भी पेट है, रेट्रो हो या पेरिटोनियल हो, ठीक है, उसमें ये एब्सेस बनाते हैं। इस एब्सेस की, इस पस की जो है फिर जो कहते हैं कि इस पास की एक ख़ास बात ये होती है कि इट कंटेन्स मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस एब्सेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट कंटेन्स मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। मोस्टली इसमें इट कंटेन्स, मोस्टली लिखा है बुक में मोस्टली, ठीक है, मोस्टली इट कंटेन्स मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? या तो ये एक मिक्सचर ऑफ एनारोब्स होता है, ठीक है, ठीक है, या फिर मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई से मल्टीपल एनारोब्स होते हैं इसमें, प्लस फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ठीक है। फैकल्टेटिव में इस पस की जो पस आप निकालेंगे ना, फॉर एग्जांपल किसी जिस्म में, किसी बॉडी के स्किन में क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का इन्फेक्शन या क्लोस्ट्रीडियम का जो वो है पस बना हुआ है, ठीक है, उसको निकाल के कल्चर करेंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ एनारोब्स मिलेगा या फिर मल्टीपल एनारोब्स या के साथ आपको फैकल्टेटिव एनारोब्स भी मिलेंगे। ये जो है ये इसके पस की ख़ास बात है, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है? इस पस में देखें, अगर जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, मैंने क्या कहा था, फैकल्टेटिव एनारोब्स इक्वल ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सही ग्रो करते हैं ना। ये देखें यहाँ पे एक बार टेबल देख लें, जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं इक्वलाई जैसे ऑक्सीजन की मौजूदगी, गैर मौजूदगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी सही ग्रो करते हैं। तो होता क्या है कि पस में के आसपास, जख्म के आसपास जितनी ऑक्सीजन होती है ना उसको ये कंज्यूम कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन ख़त्म होती है ना तो दूसरे एनारोब्स ग्रो कर जाते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए ये मिक्सचर पाया जाता है इस पस में। ठीक है। अब देखें 3 फाइंडिंग्स जो है ना, आप अगर आपको मिले, आप किसी पेशेंट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल स्किन का इन्फेक्शन और पस निकल रही है, तो 3 ऐसी फाइंडिंग्स जो आपको मिले तो आप सस्पेक्ट करते हैं, आप शक करते हैं कि कहीं एनारोबिक इन्फेक्शन तो नहीं है। कौन कौन सी फाइंडिंग्स हैं वो? फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, पस में ज़्यादा बदबूदार पस हो, ठीक है। इसी तरह गैस हो, क्रेपिटस हो, आप हाथ लगाते हैं क्र क्र की आवाज़ आती है, आपको महसूस होता है, उसको क्रेपिटस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह उस जगह में नेक्रोटिक डेड टिश्यू हो तो आप सस्पेक्ट करें कि वहाँ पे एनेरोब्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप कब शक कर सकते हैं कि एनेरोब्स होंगे? ऐसा पेशेंट इन्फेक्शंस विद हिस्ट्री ऑफ, किसी पेशेंट को अगर कोई पल्मोनरी एस्पायरेशन किया हुआ है, बाउल सर्जरी, गट की कोई इंटेस्टाइनोस्टोमोसिस, कोई बाउल रिजेक्शन वगैरह की सर्जरी हुई है, या फिर एबॉर्शन के साथ कोई पेशेंट आए उसको इन्फेक्शन हुआ है, बाइट्स, ह्यूमन बाइट, डॉग बाइट, कैट बाइट, फॉक्स बाइट, इस तरह की बाइट्स या मलिग्नेंसी में कोई इन्फेक्शन के साथ आता है तो आप शक करेंगे, आपको सस्पिशन होगा कि ये एनारोबिक इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रैक्टिकली बहुत काम आने वाली हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखें लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं एनारोब्स की, ठीक है। देखिए एनारोब्स जो हैं इसकी लैब डायग्नोसिस में आप 2 चीज़ें, 2 एस्पेक्ट्स याद रखें। एक, आपको अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन लेना आता हो, ठीक है। अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन एक ऐसा स्पेसिमेन होना चाहिए जिसमें नॉर्मल फ्लोरा ना आए, वरना कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं? ब्लड, प्लूरल फ्लूइड, पस, ट्रांसट्रेकियल एस्पायरेट। स्पूटम और फीसिस आप नहीं लेंगे, इसमें नॉर्मल फ्लोरा आएगा तो कन्फ्यूजन होगी। दूसरी बात, जैसे ही आप स्पेसिमेन लेंगे उसको रैपिडली ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द अंडर एनारोबिक कंडीशंस, आप ट्रांसपोर्ट करेंगे लेबॉर्ट्री में, ठीक है। लेबॉर्ट्री में फिर हम क्या करते हैं, कल्चर्स जो आप हैं वो हम हैंडल करते हैं, उनको इंक्यूबेट करते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशंस। लेबॉर्ट्री में भी हम एनारोबिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं और इसमें फिर ग्राम स्टेनिंग करते हैं, हम मॉर्फोलॉजी चेक करते हैं, जो बैक्टीरिया के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, BCRs बायोकेमिकल रिएक्शंस हम चेक करते हैं। साथ साथ क्या चेक करते हैं? गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए हम फिर फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है लैब डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में देखें सबसे पहले तो अगर आप पस से, ठीक है, या एब्सेस और पस एक ही बात है, ठीक है। एब्सेस है, पस है, तो इसकी हम ड्रेनेज करेंगे, अच्छे से ड्रेनेज करेंगे, वुंड की डिब्राइडमेंट करेंगे, सफाई करेंगे, साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स हम कौन कौन से देते हैं? एंटीबायोटिक्स में जो कॉमनली जो यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं फॉर एनारोबिक इन्फेक्शंस वो हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन जी है, सबसे पहले पेनिसिलिन जी है, फिर हमारे पास है पेनिसिलिन जी के साथ हमारे पास है सिफोक्सिटीन है, ठीक है, सिफोक्सिटीन है, ठीक है। फिर हमारे पास मेट्रोनिडाज़ोल, जिसको हम क्या कहते हैं? मेट्रोनिडाज़ोल, फ्लेजील जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाज़ोल है। इसी तरह फिर हमारे पास क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल है, ठीक है। क्लोरामफेनिकोल है, क्लिंडामाइसिन है। तो ये जो है ना, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम एनारोबिक इन्फेक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। याद रखें, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताऊं, जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये जो हैं ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये एनारोबिक इन्फेक्शन में ये काम नहीं आते। फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन एक एमाइनोग्लाइकोसाइड है, ये एनारोबिक इन्फेक्शन में ये बिल्कुल काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है ना, ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट
प्रोसेस, ऑक्सीजन डीपी, ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस होता है इनका बैक्टीरियल सेल में जाने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसमें के अंदर दाखिल होने के बैक्टीरिया को मारने के लिए एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस चाहिए होता है। तो आपको पता है कि ये उस जगह में जहाँ पे एब्सेस है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी रोल प्ले नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखें, वो है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के बारे में, ठीक है। बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के बारे में ये पॉइंट याद रखें कि बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस के जो है ना, मोस्ट ऑफ द आइसोलेट्स ऑफ बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस आर अल्फा लैक्टेमेस प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अल्फा देखें, अल्फा लैक्टेमेस ये प्रोड्यूस करते हैं अल्फा लैक्टेमेस, ठीक है ना। इसीलिए पेनिसिलिन्स के लिए ये रेजिस्टेंट होते हैं। बीटल जो बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस है, पेनिसिलिन्स के लिए ये रेजिस्टेंट, यानी पेनिसिलिन बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस पे काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये टेबल आपने देखना है एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में।